हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं केमिस्ट्री फैकल्टी पंकज कुमार और आप देख रहे हैं यूपीएस एकेडमी। हमें उम्मीद है कि आप अपने पूरे परिवार के साथ सकुशल और सुरक्षित होंगे। तो पिछले क्लास में हम लोग 4 होमवर्क लिए थे। याद कीजिए, 4 ठो होमवर्क आपको दिए थे, बोले थे अपने से कोशिश कीजिएगा, उसके बाद हम बताएंगे तो आप आसानी से समझ सकते हैं। पहले आप कोशिश कीजिएगा तब आपको समझ में आएगा। तो हमें विश्वास है आप सभी स्टूडेंट ज़रूर कोशिश किए होंगे। तो आइए उसी को पहले हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बताया जाएगा। एक क्वेश्चन बताए थे, अभिक्रिया लिए थे, ए बी से अभिक्रिया करके सी बना रहा था। और लिखे थे भाषा के रूप में कि इस अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित प्रायोगिक आंकड़ा दिया गया है। और नीचे हम लोग प्रायोगिक आंकड़ा लिखे थे। यहाँ लिखे थे प्रयोग संख्या। यहाँ लिखे थे ए का सांद्रता, बी का सांद्रता और यहाँ पर उस अभिक्रिया का दर लिखे थे। पहला प्रयोग में बताए थे ए का सांद्रता है 0.10, बी का सांद्रता 0.10, अभिक्रिया का दर 4 गुना 10 का पावर -4। याद कीजिए, यही लिखे थे। कॉपी में देखिए, पिछले क्लास में जो होमवर्क दिए थे उसमें एक होमवर्क यही था। दूसरा प्रयोग में ए का सांद्रता 0.20, बी का सांद्रता 0.20, अभिक्रिया का दर 3.2 गुना 10 का पावर -3। तीसरा भी प्रयोग में कुछ आंकड़ा लिए थे 0.10, बी का सांद्रता 0.20, अभिक्रिया का दर हुआ था 3.2 गुना 10 का पावर -3। नीचे फिर हम लोग भाषा लिखे थे कि अभिक्रिया का दर नियम समीकरण ज्ञात करें। दर नियम समीकरण ज्ञात करें। ऐसा लिखे थे। आइए इस सवाल का आंसर क्या होगा वो हम लोग पता लगाते हैं। बताए थे दर नियम समीकरण में अभिकारक का सांद्रता लिया जाता है। तो सबसे पहले ट्रिक से अगर इसको हम लोग बनाएं तो लिखते हैं R बराबर के तो रहेगा ही, ये तो दर नियतांक है। दर नियम समीकरण दुनिया में जितना भी होता है उसमें दर नियतांक लिया जाता है। जो अभिकारक है उसका सांद्रता लेना होगा और इस दोनों अभिकारक के सांद्रता के घातांक का पता हम लोगों को लगाना है। तो जैसे पहले हम लोग कर रहे थे वैसे ही सोचिएगा, आंसर पता हो जाएगा। एक के सांद्रता का पता लगाना है तो देखिए किस किस प्रयोग में बी का सांद्रता समान है। तो बी का सांद्रता देखिए यहाँ लिखे, इसमें खोजना है कहाँ कहाँ समान है। तो देखिए प्रयोग संख्या 2 में और प्रयोग संख्या 3 में बी का सांद्रता समान है। ये प्रयोग संख्या 2 और यहाँ ये प्रयोग संख्या 3। तो प्रयोग संख्या 2 और 3 पर केवल हम लोगों को सोचना है। अभी प्रयोग संख्या 2 और 3 में देखिए तो ए का सांद्रता कितना गुना हो रहा है, 0.20 से 0.10 हो रहा है, ये तो आधा हो रहा है।
मतलब इसको अगर आप 1/2 से गुना कर दीजिएगा तब ये आएगा, मतलब आधा गुना हो रहा है, तो लिखेंगे 1/2। जितना गुना होगा वो लिखा जाएगा। अब प्रयोग संख्या 2 और 3 में दर देखिए कितना गुना हो रहा है। 2 और 3 ये है, देखिए तो इसको कितना से गुना कीजिएगा तो ये मिलेगा। स्वाभाविक है, दोनों तो सेम है। इसका मतलब इसको 1 से अगर गुना कर देते हैं तब ये मिलेगा, तो 1 गुना हो रहा है तो लिखेंगे यहाँ 1। अब आपको सोचना है कि इस 1/2 का घातांक क्या कर देंगे तो वो 1 आ जाएगा। तो सोचिए क्या करना होगा। अगर इस 1/2 का घातांक 1 कर दें तो 1/2 होगा, लेकिन हमको लाना कितना, 1। अगर 1/2 का पावर 2 कर दें तो तब तो ये 1/4 हो जाएगा, लेकिन हमको लाना है कितना, 1। सोचिए क्या करना होगा। तो सोचिएगा तो आपको पता चलेगा कि इसका पावर 0 करना होगा। मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़े होंगे, किसी भी संख्या का पावर या किसी भी चीज़ का पावर अगर 0 कर दिया जाता है तो उसका मान 1 के बराबर होता है। तो इसका पावर 0 कर दिए मतलब 1 हो गया। तो पता हो गया 1 के सांद्रता का घातांक कितना होगा, 0। तो 0 लिख लीजिए, 1 के सांद्रता का घातांक 0। अब यदि b के सांद्रता के घातांक का पता लगाना है तो a का सांद्रता देखिए किस किस प्रयोग में समान हुआ। a का सांद्रता किस किस प्रयोग में समान है, हाँ मिला, यहाँ और यहाँ, मतलब प्रयोग संख्या 1 में और 3 में a का सांद्रता समान है। तो अब सिर्फ प्रयोग संख्या 1 और 3 पर हम लोग सोचेंगे। 1 और 3 में देखिए तो b का सांद्रता कितना गुना हो रहा है, इसको कितना से गुना कर दीजिएगा तो ये मिल जाएगा। तो आप लोग तो तेज स्टूडेंट समझ गए होंगे, इसको 2 से गुना करेंगे तो ये मिलेगा, तो 2 गुना हो जाएगा, तो 2 लिखे। अब ये 1 और 3 में देखते हैं दर कितना गुना हो रहा है। 1 और 3 ये है, इस दोनों में देखना, इसको कितना से गुना कीजिएगा तो ये मिलेगा। तो आपको इसके रूप में इसको लाना होगा। देख रहे हैं यहाँ 10 का पावर -4 है, यहाँ 10 का पावर -3 है। तो आप दिमाग लगा के इसको भी 10 के पावर -4 के रूप में ला लीजिए। तो क्या कीजिएगा तो वैसा होगा, सोचिए। देखिए यहाँ हम बता रहे हैं 3.2 गुना 10 का पावर -3, इसको 10 से ऊपर भी गुना कीजिए, 10 से नीचे भी गुना कीजिए। ऐसा तो हम लोग कर सकते हैं, ये तो हम लोगों का मैथमेटिकल अधिकार है। किसी भी संख्या से ऊपर नीचे गुना कीजिएगा तो उससे तो इस पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। तो नीचे जो 10 है, देखिए यहाँ 10 का पावर -3 और बट्टा में है 10 का पावर 1। तो आप लोग पढ़े होंगे जब आधार समान हो और 2 चीज़ भाग में रहता है तो पावर घट जाता है। तो ये नीचे वाला जो पावर 1 है वो ऊपर ले जाएंगे, घट जाएगा, मतलब -3 -1 हो जाएगा। तो -3 और -1 कितना, -4। हाँ आ गया 10 का पावर -4, लेकिन ये 10 ऊपर में बचा हुआ है। इस 10 को 3.2 से गुना कीजिए तो दशमलव ख़त्म हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 32 गुना 10 का पावर -4। मेरे कहने का सिर्फ ये मतलब है कि 3.2 गुना 10 के पावर -3 को आप 32 गुना 10 का पावर -4 लिख सकते हैं। तो आप चाहें तो इसको ये भी लिख सकते हैं, इसी के नीचे लिख लीजिए 32 गुना 10 का पावर -4। ये लिखिए, दोनों तो एक ही चीज़ है। इसके रूप में हमको इसलिए बदलना पड़ा क्योंकि यहाँ 10 का पावर -4 था। अब सोचना आसान हो जाएगा। अब बताइए कितना गुना हो रहा है। तो अगर इसको 8 से गुना कर दीजिएगा तो ये 32 हो जाएगा, 10 गुना 10 का पावर -4। मेरे कहने का मतलब है इसको अगर 8 से आप गुना कीजिएगा तो ये वाला आपको पता हो जाएगा। तो 8 गुना हो रहा है तो लिखेंगे यहाँ 8। अब सोचिए इस 2 का पावर क्या कर दीजिएगा तो वो 8 आएगा।
तो 2 का पावर अगर स्क्वायर करते हैं तो 4 होगा। 2 का पावर 3 करेंगे तो 2 को 3 बार 2 से गुना करना होगा। 2 दूनी 4, दूनी 8। हाँ ठीक, 2 का पावर 3 करना होगा। इसका मतलब B के सांद्रता का घातांक क्या हो जाए? 3 हो गया। दोनों का सांद्रता का घातांक हम लोगों को पता है। मतलब ये जो क्वेश्चन दिए थे होमवर्क के रूप में, इसका आंसर यही होगा। अभिक्रिया का दर नियम समीकरण पूछा था, हम लोग निकाल लिए दर नियम समीकरण, लेकिन ये ट्रिक से निकाले। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो आप शॉर्ट में इसे सोच सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तब भी हम लोग बना सकते हैं। उस मेथड से भी आंसर यही आएगा, आंसर थोड़े बदलेगा, आंसर तो यही रहेगा। रास्ता केवल बदल जाएगा, तरीका बदल जाएगा। तो ये लॉन्ग मेथड से भी हम इसको बना देते हैं, क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे कि पता नहीं सर अपने नहीं बनाते हैं, सब हम ही लोगों को बनाना पड़ता है। एक क्वेश्चन हम लॉन्ग मेथड से भी बना देते हैं। लॉन्ग मेथड से देखिए इसको कैसे हम लोग बनाएं। ये लिखना ज़रूरी नहीं था, समझाने के लिए लिखे थे, तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए। नोट तो किया हुआ था ही, आंसर केवल ये होगा, ये आप नोट कर लीजिए। जो क्वेश्चन होमवर्क था उसका आंसर ये होगा। तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टाइप से आप लोग अपने से बना सकते हैं। देखिए हम एक बार और बोल दे रहे हैं। सबसे पहले ऊपर में लिखते, माना कि R बराबर K इंटू A के सांद्रता का घातांक X इंटू B के सांद्रता का घातांक Y। फिर उसके नीचे लिखते जहाँ X और Y प्रायोगिक मान है, मतलब प्रायोगिक आंकड़ा से निकाला जाता है। तो आप सीधे लिखिएगा जहाँ X और Y प्रायोगिक मान है। अब जो दर नियम समीकरण आप माने हैं, R बराबर K इंटू A के सांद्रता का घातांक X इंटू B के सांद्रता का घातांक Y, उस दर नियम समीकरण को तीनों प्रयोग पर लगा देना। तो तीनों प्रयोग पर अगर आप लगाइएगा तो 3 ठो समीकरण बनेगा, और उस तीनों समीकरण पर सोच के आप एक्स वाई का मान निकाल लीजिए। और जब ये एक्स और वाई का मान निकलेगा तो आंसर यही आपको आएगा। जो दर नियम समीकरण माने थे उसमें एक्स के जगह पर जो एक्स का मान आएगा वो रख देना, बी के सांद्रता में जो वाई का मान आएगा वो रख देना। मतलब जो दर नियम समीकरण आप निकाले हैं उसमें एक्स और वाई का मान रख दीजिएगा, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। आंसर आपको यही आएगा। तो हमको लगता है इतना आसान है, आप लोग अपने से बना सकते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दूसरा होमवर्क दिए थे तो याद कीजिए सब कुछ यही रहने दिए थे, केवल यहाँ हम बदल दिए थे। यहाँ किए थे 1.6 गुना 10 का पावर -3, सब कुछ यही था। देखिए दूसरा क्वेश्चन का आंसर बोल रहा है, सब कुछ यही था। प्रायोगिक आंकड़ा और सब यही था, केवल दर एक जगह बदल दिए थे। अब फिर हमको इसका दर नियम समीकरण निकालना था। तो अब तो आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं, फिर भी हम आंसर बता देते हैं ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। दर नियम समीकरण निकालते लिखते R बराबर K, इसमें भी अभी कारक है A और B, तो लिखेंगे A का सांद्रता इंटू B का सांद्रता। इसके सांद्रता के घातांक का पता लगाना है, तो क्या खोजेंगे, किस किस प्रयोग में B का सांद्रता समान है। तो B का सांद्रता देखिए कहाँ कहाँ समान है, 2 और 3 में। तो सिर्फ 2 और 3 पर सोचना, 2 और 3 पर। 2 और 3 में A का सांद्रता आधा गुना हो रहा, देख रहे हैं, इसको 1/2 से गुना कीजिएगा तो ये मिलेगा। आदर देखिए कितना गुना हो रहा, 3.2 गुना 10 के पावर -3 को अगर 1/2 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा, मतलब 1/2 गुना हो रहा, तो 1/2 लिखेंगे। 1/2 का पावर क्या कीजिएगा तो वो 1/2 आएगा, तो 1 करना पड़ेगा। किसी भी चीज़ का पावर 1 कीजिएगा तो वही रह जाता है। इसका मतलब A के सांद्रता का घातांक होगा 1। B के सांद्रता के घातांक का पता लगाइए, तो खोजिए A का सांद्रता किस किस प्रयोग में समान है।
ए का सांद्रता प्रयोग संख्या 1 और 3 में समान है, तो सिर्फ प्रयोग 1 और 3 पर सोचिए। 1 और 3 में देखिए बी का सांद्रता कितना गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, तो लिखेंगे 2। 1 और 3 में देखिए दर कितना गुना हो रहा है, तो इसको फिर उसी तरीके से आप 10 के पावर -4 के रूप में बदल लीजिए। तो 1.6 गुना 10 का पावर -3, ऊपर भी 10 से गुना कीजिए, नीचे भी, नीचे वाला ऊपर जाएगा 10 का पावर -4 हो जाएगा, और 10 से 1.6 को गुना कीजिएगा 16 हो जाएगा। 16 गुना 10 का पावर -4, मतलब इसको आप ये भी लिख सकते हैं। देखिए या करके हम लिख देते हैं, या 16 गुना 10 का पावर -4। अब तो आसान है सोचना, इसको कितना से गुना कीजिएगा तो 16 गुना 10 का पावर -4 आएगा। 4 से गुना करना होगा, मतलब 4 गुना हो रहा है, तो 4 लिखते हैं हम लोग। तब तो इस 2 का पावर 2 देना होगा, तो बी के सांद्रता का घातांक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हो गया, दूसरा का आंसर यही होता है। ट्रिक से ऐसे ही बनेगा, लॉन्ग मेथड से अपने से बनाइएगा, फिर भी आंसर आपको यही आएगा। ठीक, तो आंसर नोट कर लीजिए। ये वाला सवाल तो पहले ही लिख चुके थे, आंसर केवल लिखना है, लॉन्ग मेथड से अपने से बनाना है। ठीक, लिख लिए हम। फिर हम लोग तीसरा होमवर्क लिए थे, तो उसमें डाटा सब बदला हुआ था। देखिए हम बदल देते हैं। तीसरा होमवर्क में ए का सांद्रता पहला प्रयोग में लिए थे 0.03, ये 0.03, दर हुआ था 0.3 गुना 10 का पावर -4। दूसरा प्रयोग में ए का सांद्रता 0.06, यहाँ भी 0.06, दर हो गया था 1.2 गुना 10 का पावर -4। तीसरा प्रयोग में ए का सांद्रता 0.06, बी का सांद्रता 0.09, तो दर हो गया था 2.7 गुना 10 का पावर -4। यही क्वेश्चन था, याद कीजिए। तीसरा होमवर्क यही दिए थे पिछले क्लास, और आपको उस दिन भी हिंट किए थे कि आप इस सवाल को ट्रिक से नहीं बना सकते हैं, क्योंकि बी का सांद्रता कम से कम 2 प्रयोग में समान रहेगा, तभी ना ए के सांद्रता के घातांक का पता लगेगा। देखिए इसमें बी का सांद्रता किसी भी प्रयोग में समान नहीं है, मतलब ए के सांद्रता के घातांक का पता नहीं लगा सकते हैं। अब फिर इसमें सोचिए ए का सांद्रता किस किस प्रयोग में समान है। हाँ, ये समान है, 2 और 3 में समान है, मतलब बी के सांद्रता का घातांक क्या होगा ये तो आप बता सकते हैं ट्रिक से, लेकिन ए के सांद्रता का घातांक क्या होगा ये आपको ट्रिक से नहीं पता चलेगा। तो लॉन्ग मेथड हम लोग अपनाएंगे, लॉन्ग मेथड से बनाएंगे। तो आइए इसको लॉन्ग मेथड से बनाना होगा, ट्रिक इस पर काम नहीं करेगा। तो आपको बार बार बोल रहे हैं, लॉन्ग मेथड में पहले दर नियम समीकरण मान लिया जाता है, माना कि R बराबर के इंटू जो अभी कारक है उसका सांद्रता लेना होगा, घातांक इसका x मान लीजिए, और दूसरा जो अभी कारक है उसका सांद्रता, उसका घातांक y मान लीजिए। जहाँ x और y प्रायोगिक मान है, तो लिखेंगे जहाँ x और y प्रायोगिक मान है। ठीक, इसी x और y के मान का पता लगाना। क्वेश्चन आप लोग लिखे हुए थे, आंसर इसका हम बता रहे हैं। ट्रिक इस पर काम करेगा नहीं, लॉन्ग मेथड से बताना होगा। अब ये जो दर नियम समीकरण है इसको तीनों प्रयोग पर लगा दीजिए। तो पहला प्रयोग में r के जगह देखिए, r का मतलब दर, दर कितना है 0.3, 0.3 गुना 10 का पावर -4 बराबर के है, तो के लिखिए।
पहला प्रयोग में ए का सांद्रता 0.03, इसका घातांक x। पहला प्रयोग में बी का सांद्रता 0.03, इसका सांद्रता y। समीकरण 1। फिर वही दर नियम समीकरण दूसरा प्रयोग पर लगाइए। तो दर कितना है? 1.2 गुना 10 का पावर -4 बराबर k है तो k लिखिए। ए का सांद्रता 0.06, इसका घातांक x। बी का सांद्रता भी 0.06, इसका घातांक y। ये हुआ समीकरण 2। बहुत आसान है। तीसरा प्रयोग में दर 2.7 गुना 10 का पावर -4, k है तो k लिखिए। तीसरा प्रयोग में ए का सांद्रता 0.06, घातांक x। बी का सांद्रता 0.09, घातांक y। ये हुआ प्रयोग संख्या 3, समीकरण 3। तो तीनों प्रयोग पर दर नियम समीकरण लगाए तो 3 ठो समीकरण मिला। अब इस तीनों समीकरण पर सोचिए और x और y के मान का पता लगाइए। x का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा, वो आ गया मतलब आंसर पता हो गया। तो बताए थे कोई एक कैंसिल होगा, दो वेरिएबल है, एक कैंसिल होगा तो दूसरा का मान आसानी से आप निकाल सकते हैं। देखिए तो इसको और इसको देखिए, ये दोनों तो सेम है। मतलब प्रयोग संख्या 2 में समीकरण 2 में अगर आप 3 से भाग देते हैं तो x वाला कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि मान इसका समान है, तो y का मान निकल जाएगा। तो क्या लिखते? समीकरण 2 भागा 3। 2 में 3 से भाग देने पर तो 2 लिखिए। 1.2 गुना 10 का पावर -4 3 वाला नीचे लिखिए। भाग का मतलब बट्टा में लिखना होगा। 2.7 गुना 10 का पावर -4 बराबर दूसरा में है k 0.06 का पावर x 0.06 का पावर y, और तीसरा में है k 0.06 का पावर x और 0.09 का पावर y। ऐसे भी लिख सकते हैं। k से k कैंसिल हो जाएगा, ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा, सेम है। ये बच जाएगा। दशमलव के बाद 2 अंक, यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव ख़त्म हो जाएगा। यहाँ आइए, ये तो कैंसिल हो जाएगा। दशमलव यहाँ भी ख़त्म हो जाएगा। तो 12/27 3 से कैंसिल हो जाएगा। 3 चौका 12 और 3 नमा 27, मतलब ये हो जाएगा 4/9। इसको कैंसिल कीजिएगा, यही 4/9 आएगा। इधर हो जाएगा 6/9। तो ऊपर में एक बार लिख लीजिए 6/9 का पावर y, एक ही बार ले लिए पावर y। 6/9 तो कैंसिल हो जाएगा 3 से। 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो इसको क्या आप लिख सकते हैं 2/3 का पावर y। हाँ, अब कैंसिल नहीं होगा, ऐसा लिख सकते हैं। अब सोचिए इस 2/3 का पावर आप क्या कर दीजिएगा तो 4/9 आ जाएगा। हाँ, ठीक समझ रहे हैं। अगर इसका स्क्वायर कर दिया जाए तो 4/9 आ जाएगा। मतलब y के जगह पर आपको स्क्वायर करना होगा, पावर 2 रखना होगा। इसका मतलब y का मान पता हो गया 2। y का मान हम लोग पता कर लिए 2। y पता हो गया तो x भी पता हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से पहले आप इतना नोट कर लीजिए यहाँ तक, क्योंकि हम नीचे वाला मिटाएंगे। यहाँ से लिखना शुरू कीजिए। तीसरा जो होमवर्क था उसका सॉल्यूशन यहाँ से लिखे। पहले ये दोनों लाइन लिखना है, फिर इसको लिखना। जगह है नहीं, हम मिटाएंगे पहले तब आगे बढ़ें। ठीक, नोट कर लिए, हम मिटा रहे हैं।
अब देखिए, तो अब हमको x का मान निकालना, क्या कीजिएगा तो x का मान निकलेगा। जब y हमको पता है तो आप किसी में किसी से भाग दीजिए, x का मान तो निकलेगा ही, क्योंकि y पहले से पता है। तो आइए समीकरण 1 में 3 से भाग दे देते हैं। समीकरण 1 भागा 3, तो समीकरण 1 में जो है वो लिखिए 0.3 गुना 10 का पावर -4। समीकरण 3 में है 1.2 गुना 10 का पावर -4। बाकी सब भी लिखिए। समीकरण 1 वाला के 0.03 का सांद्रता x, ये वाला 0.03 का सांद्रता y। फिर समीकरण 3 वाला लिखना होगा, 1 में 3 से भाग दे रहा है तो ये वाला भी लिखना होगा के 0.06। तो ऐसा कीजिए 1 में 2 ही से भाग दे दीजिए, क्यों हम लोग लंबा जाएंगे। तो यहाँ थोड़ा सा बदलना होगा, यहाँ तो ठीक ही था 1.2 गुना 10 का पावर -4। ठीक, 2 वाला लिखिए तो के इंटू 0.06 घातांक x 0.06 घातांक y, यही हो जाएगा। देखिए तो ये कितना होगा, दशमलव ख़त्म हो जाएगा, 3 चौका 12 मतलब 1/4 हो जाएगा। तो आप ऊपर वाला नोट बोले थे उस समय करने के लिए कर लिए हूँ। ये हो गया 1/4। ये सब आप अपने से भी कर सकते थे, के से के कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए तो दशमलव यहाँ भी ख़त्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 का पावर x, और यहाँ देखिए फिर 1/2 का पावर y। y का मान अभी निकाल लेते 2, तो उस y का मान इसमें रख दीजिए, नीचे लिख लेते y का मान रखने पर y का मान कितना आया था 2। तो ये हो जाएगा 1/4 बराबर 1/2 का पावर x इंटू 1/2, y के जगह पर 2 रख दीजिए। तो तब तो ये हो जाएगा 1/4 बराबर 1/2 का पावर x, ये 1/4 हो जाएगा, 1/4 ये तो कैंसिल हो जाएगा इससे। मतलब यहाँ कितना बच गया 1, तो एक बार और लिख लीजिए 1 बराबर 1/2 का पावर x। अब बताइए 1/2 का पावर क्या कीजिएगा तो 1 आएगा। तो अगर आप x के जगह 1 रखते हैं तो 1/2 का पावर 1 1/2 हो जाएगा। हमको 1 लाना है तो पावर क्या करना होगा 0 करना होगा। इसका मतलब x का मान पता होगा 0। यहाँ अगर 0 कीजिएगा तो तब ये 1 आ जाएगा। x और y दोनों का मान हम लोग पता कर लिए। देखिए कितना आसान था। लॉन्ग टाइप का अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे ही बनाइएगा। अब x और y का मान दर नियम समीकरण में रख दीजिए, नीचे लिख सकते हैं 1-2 लाइन भाषा तो हम लोग जोड़ ही सकते हैं। x और y का मान दर नियम समीकरण में रखने पर दर नियम समीकरण में रखने पर दर नियम समीकरण क्या था, r बराबर k इंटू 1 के सांद्रता का घातांक x, तो x के जगह पर ये रखना होगा। i इंटू b के सांद्रता का घातांक y, y का मान 2 आया था, 2 रखना होगा। मतलब जो क्वेश्चन था उसका आंसर यही होगा। दर नियम समीकरण पूछा था, निकाल लिए हम लोग, यही आंसर होगा। नोट कर लीजिए। ठीक, एक होमवर्क और दिए थे, जो लोग नहीं बनाए होंगे उनके मन में अभी प्रश्न उठ रहा होगा, अभी मन में चल रहा होगा कि बताइए इतना आसान क्वेश्चन था।
मेन है कि बहुत सारे स्टूडेंट कोशिश ही नहीं करता, नहीं तो नहीं बनने का सवाल ही नहीं है। अब इससे आसान और आप क्या चाहते हैं? बहुत आसान था, इसीलिए तो कहते हैं कोशिश करना चाहिए। एक होमवर्क आपको दिए थे भाषा वाला, याद कीजिए। अभिक्रिया लिखे थे, बी से अभिक्रिया करके पी बनाता है। अब उतना भाषा हम दोबारा नहीं लिखेंगे, हम एक बार बोल देते हैं, आप देखिए कॉपी लिखा हुआ है। बताए थे कि यदि बी का सांद्रता स्थिर रहता है तो ए के सांद्रता को 4 गुना से बढ़ाने पर अभिक्रिया का दर 2 गुना से बढ़ जाता है, और यदि ए का सांद्रता स्थिर रहता है तो बी के सांद्रता को 2 गुना से बढ़ाने पर अभिक्रिया का दर 4 गुना से बढ़ जाता है। तो अभिक्रिया का दर नियम समीकरण क्या होगा? मतलब इसका भी वही दर नियम समीकरण निकालना है। तो सवाल जो शर्त कहा है वो हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग ए का सांद्रता। देखिए आंसर हम बता रहे हैं, ए का सांद्रता, यहाँ पर दर, यहाँ बी का सांद्रता, यहाँ पर फिर लिखेंगे दर। ठीक, बहुत आसान। अभी आपको पता चलेगा कितना आसान होता है साइंस। शर्त क्या था? ए के सांद्रता को 4 गुना से बढ़ाने पर अभिक्रिया का दर कितना गुना से बढ़ जाता है? 2 गुना से बढ़ जाता है। ये हम अपना तरफ से नहीं बोल रहे हैं, सवाल में लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। तो ये 4 गुना से बढ़ाते हैं तो दर 2 गुना से बढ़ जाता है। लिख लेते, 4 गुना से ये बढ़ा है तो दर 2 गुना से बढ़ गया। ठीक, अब जब ए का सांद्रता स्थिर हो तो बी के सांद्रता को 2 गुना से बढ़ाने पर दर 4 गुना से बढ़ जाता है। तो देखिए बी का सांद्रता 2 गुना से बढ़ाए तो दर कितना गुना से बढ़ गया? 4 गुना से। हो गया, सवाल बन गया। ऐसा हम लोग लिखे। अब थोड़ा सा और सोच देना। हम लोग अभी तक जो क्वेश्चन बनाए थे उसमें बताए थे कि जो ए या बी का सांद्रता होता है, जो अभिकारक का सांद्रता रहता है, उसका पावर क्या कर दें कि ये वाला दर का मान आ जाए। तो आप सोचिए 4 का पावर क्या कीजिएगा तो ये 2 आएगा। इस 4 का पावर क्या कर दें कि ये वाला 2 आ जाए। बहुत लोग सोच रहे होंगे पावर 2 कर देते 2 हो जाता। नहीं, गलत हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, हमको 2 लाना है। तो इसका मतलब 4 का पावर 1/2 करना होगा, या चाहे आप कह सकते हैं 4 का वर्गमूल निकालना होगा। पावर 1/2 का मतलब वर्गमूल होता है। तो इसका पावर पता हो गया 1/2। फिर यहाँ आइए, इस बी के सांद्रता का घातांक क्या कर दें कि ये वाला दर 4 आ जाए। तो ये तो और आसान है, उससे भी आसान है। 2 का पावर अगर 2 कर दीजिएगा तो ये वाला 4 आ जाएगा। तो जो आप घातांक लिखे वही दर नियम समीकरण में लिखना पड़ेगा। तो अभिक्रिया का दर नियम समीकरण क्या हो जाएगा? R बराबर K, अभिकारक का सांद्रता लीजिए, A का सांद्रता, B का सांद्रता। तो A के सांद्रता का घातांक कितना? 1/2। बी के सांद्रता का घातांक कितना? 2। हो गया। अभिक्रिया का दर नियम समीकरण यही हो जाएगा। देखिए कितना आसान था। सवाल में लंबाई चौड़ाई उसमें भाषा देख के बहुत बढ़ा दिया था, लेकिन आंसर देखिए इसका कितना छोटा है। मेरे ख्याल से अभी तक जितना क्वेश्चन बना है सबसे आसान क्वेश्चन यही था, लेकिन लंबाई चौड़ाई बहुत ज़्यादा था। इसलिए लंबाई चौड़ाई से घबराना नहीं, नोट कर लीजिए। भाषा देख इलाका छोड़ भाषा देख इलाका छोड़ दे। हाँ, आप लोग को तो आवाज़ आ ही रहा होगा। तो बता रहे थे आपको पहले भी, बहुत दिन हो गया, आप लोग भी सोचते होंगे कि वो वाला शब्द सुने। तो जो ये चौथा होमवर्क दिए थे उसमें भाषा देख के सवाल का लंबाई चौड़ाई बढ़ा दिया था। और आप जानते हैं ज़्यादातर टीचर जो होता है, स्टूडेंट का बात छोड़िए, हम टीचर का बात कर रहे हैं, सवाल का लंबाई चौड़ाई देख के वो इलाका छोड़ देता है। एक बार अगर इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन वो देख ले तो कुछ दिन तक आपको इलाका में नज़र नहीं आएगा। लेकिन देखिए कितना आसान क्वेश्चन था।
केवल आप लंबाई चौड़ाई से घबराइए नहीं, आसान क्वेश्चन होता है वो तो पहले ही हम बताए थे आपको। ठीक, चारों होमवर्क कंप्लीट हो गया। अब आइए थोड़ा सा हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं, फिर उस पर क्वेश्चन होमवर्क दे दिया जाएगा। पढ़ रहे थे हम लोग आर्हेनियस समीकरण के बारे में, के बराबर ए ई टू दी पावर माइनस ई ए बटा आर टी। ध्यान रहे ये पूरा पावर के रूप में ही लिखें, स्मॉल ई का पावर है ये पूरा माइनस ई ए बटा आर टी। इसको आर्हेनियस समीकरण के नाम से जाना जाता है। बहुत सारा चीज़ इसका हम बताए भी थे पिछले क्लास में। इसमें के है दर नियतांक, कैपिटल ए है आर्हेनियस नियतांक, ई ए इसको पढ़ा जाता है सक्रियण ऊर्जा, ये जो आर है इसका मान बताए थे कैलोरी में 2 और जूल में 8.31। ये जो टी है ये अभिक्रिया का तापमान है, केल्विन मात्रक में रखना पड़ता है। ये सब हम लोग पिछले क्लास में पढ़े। अब इसको यहाँ से और आगे बढ़ाते हैं। इस फॉर्मूला में जो आपको ये दिखाई दे रहा है ई टू दी पावर माइनस ई ए बटा आर टी, ये क्या है? तो इसको पढ़ा जाता है अणुओं का आंशिक भाग जिसके पास थ्रेशोल्ड ऊर्जा के बराबर या इससे अधिक ऊर्जा है। बड़ी काम का चीज़, ध्यान दीजिए। ई टू दी पावर माइनस ई ए बटा आर टी, ये है अणुओं का आंशिक भाग जिसके पास थ्रेशोल्ड ऊर्जा के बराबर या इससे अधिक ऊर्जा है। आंशिक भाग का मतलब होता है एक में, बताए भी थे पहले। प्रतिशत का मतलब होता है 100 में। लेकिन वही आंशिक अगर कहीं शब्द मिल जाए तो आंशिक का मतलब आप समझिएगा एक में, आंशिक भाग का मतलब एक में। तो अणुओं का आंशिक भाग जिसके पास थ्रेशोल्ड ऊर्जा के बराबर या इससे अधिक ऊर्जा रहता है तो उसको हम लोग ई टू दी पावर माइनस ई ए बटा आर टी लिखे। इस फॉर्मूला में उसको ई टू दी पावर माइनस ई ए बटा आर टी से सूचित किए। ठीक, अब आइए मान लेते हैं कुल टक्कर का संख्या है कैपिटल एन। कैपिटल एन है कुल टक्कर, स्मॉल एन मान लेते हैं प्रभावी टक्कर। प्रभावी टक्कर, प्रभावी टक्कर से आप लोग परिचित हैं। इसका मतलब हुआ कि अभिकारक अणुओं के बीच यदि कुल टक्कर कैपिटल एन होता है तो उसमें से प्रभावी टक्कर कितना होता है? स्मॉल एन। अपना तरफ से हम मान लिए कुल टक्कर कैपिटल एन है तो प्रभावी टक्कर का संख्या स्मॉल एन है। मेरे कहने का यहाँ सेंस ये है कि जितना भी टक्कर होगा वो ज़रूरी तो नहीं है कि प्रभावी टक्कर होगा। प्रभावी टक्कर का परिभाषा याद कीजिए, बताए थे जो टक्कर सही दिशा में और पर्याप्त ऊर्जा के साथ होता है उसको प्रभावी टक्कर माना जाता है। तो अगर दो चीज़ टकराएगा तो ज़रूरत तो नहीं है कि हमेशा वो पर्याप्त ऊर्जा के साथ टकराएगा, सही दिशा में टकराएगा, ये ज़रूरी नहीं है। तो मान लिए अगर कुल टक्कर कैपिटल एन होता है तो उसमें से प्रभावी टक्कर हो रहा है स्मॉल एन। तो इसी को लिखेंगे हम लोग, चूँकि कैपिटल एन कुल टक्कर है तो उसमें प्रभावी टक्कर कितना? स्मॉल एन। इसीलिए अगर कुल टक्कर 1 होगा तो प्रभावी टक्कर कितना होगा? स्मॉल एन बटा कैपिटल एन। नहीं, 1 में हम लोग निकालते हैं तो ये वाला बटा में चला जाता है। ऐसा क्यों किए? क्योंकि हमको 1 में निकालना, आंशिक भाग का मतलब 1, कुल टक्कर 1 होगा तो प्रभावी टक्कर उसमें स्मॉल एन बटा कैपिटल एन होगा। ये
इसको लिखा जाता है प्रभावी टक्कर का आंशिक भाग। प्रभावी टक्कर का आंशिक भाग। अब यहाँ देखिए सोचने वाला चीज़ है। ये देखिए, पहले हम रिजल्ट बोल देते हैं, उसके बाद सोचेंगे। ये और ये दोनों एक ही चीज़ है। सोच के देखिए, साइंस तो सोचने वाला सब्जेक्ट है। जितना सोचिएगा उतना बात सामने आ जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि ये जो लिखे हैं और ये जो लिखे हैं, ये दोनों एक ही चीज़ है। एक ही चीज़ को दो अलग अलग रूप में दिखाया गया। प्रभावी टक्कर के आंशिक भाग का क्या मतलब? इसका मतलब हुआ कि एक में जो प्रभावी टक्कर का संख्या एक में जो होगा उसको आंशिक भाग लिखा जाएगा। कुल टक्कर एक होगा तो उसमें से पर्याप्त ऊर्जा के साथ और सही दिशा में जितना टक्कर होगा वो है प्रभावी टक्कर का आंशिक भाग। और ये भी तो वही है, अणु का आंशिक भाग है जिसके पास थ्रेशोल्ड ऊर्जा के बराबर या इससे अधिक ऊर्जा है। थ्रेशोल्ड ऊर्जा या उससे अधिक ऊर्जा के साथ अगर टक्कर होगा तो वही ना प्रभावी टक्कर होता, पर्याप्त ऊर्जा के साथ टक्कर होता। मतलब ये और ये दोनों एक ही चीज़ है। तो क्या हम लोग इस दोनों को एक दूसरे के बराबर लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। दोनों अगर एक ही चीज़ है तो बराबर तो होगा ही। तो लिखेंगे e⁻⁻ बट्टा RT बराबर स्मॉल n बट्टा कैपिटल N। हो गया, बराबर कर दिए। आप लोग समझ गए होंगे क्यों बराबर किए, क्योंकि ये दोनों एक ही चीज़ है। एक ही चीज़ को दो अलग अलग रूप में दिखाया गया है। जगह है नहीं, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक, नोट कर लिए होंगे। आपको बताए थे अभिक्रिया का दर प्रभावी टक्कर के समानुपाती होता है। अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में बताए थे। पहला कारक पढ़े थे प्रभावी टक्कर, और उसके नीचे लिखे थे अभिक्रिया का दर प्रभावी टक्कर के सीधा समानुपाती होता है। तो दर को R से लिखेंगे। आप प्रभावी टक्कर यहाँ कितना, स्मॉल n बटा कैपिटल N, तो इसके समानुपाती होगा। अब सोचिए, यदि अभिक्रिया का दर इसके समानुपाती है तो इसका मतलब इसके भी समानुपाती लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों तो एक ही चीज़ है। तो हम लोग ये भी चाहें तो लिख सकते हैं R समानुपाती e⁻⁻ बट्टा RT, ये भी लिख सकते हैं। एक बात और ध्यान रखना होगा, हम लोग पढ़े हैं या नहीं भी पढ़े हैं तो याद रखिए, अभिक्रिया का दर अभिक्रिया के दर नियतांक के समानुपाती होता है। मतलब यदि अभिक्रिया का दर बढ़ेगा तो उसका दर नियतांक भी बढ़ेगा। नहीं समझे? अभी ये बार बार लिख रहे थे। दर नियम समीकरण ऐसे कई बार लिखे हैं। R बराबर K इंटू A के सांद्रता का घातांक X इंटू B के सांद्रता का घातांक Y। एक्स वाई का मान कुछ भी हो सकता है। तो यदि A का सांद्रता B का सांद्रता कांस्टेंट हो जाए तो सभी कांस्टेंट को हटा के यहाँ समानुपाती का चिन्ह रख सकते हैं। R सीधा समानुपाती हो जाएगा K के, मतलब R में और K में सीधा समानुपाती का संबंध होता है। ठीक, तो दो चीज़ में अगर समानुपाती का संबंध है, एक अगर दूसरे के सीधा समानुपाती है तो एक के स्थान पर दूसरा रख सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है इस R के जगह पर हम लोग चाहें तो K भी रख सकते हैं, तो तब ऐसा हो जाएगा K समानुपाती e⁻⁻ बटा RT। अब समानुपाती का चिन्ह हटाइएगा, एक नियतांक आ जाएगा। सॉरी, A नहीं होगा, ये वाला सिर्फ लिखना होगा। समानुपाती का चिन्ह हटाइए, बराबर का चिन्ह आ जाएगा। एक नियतांक से गुना करना होगा, तो यहाँ नियतांक यही कैपिटल A आता है, कैपिटल A लिखा जाता है। आइए जैसे है वैसे ही रह जाएगा e⁻⁻ बटा में RT।
देखिए जहाँ से चले थे वहीं फिर हम लोग आ गए। आर्हेनियस समीकरण यही लिखे थे शुरू में, वही आर्हेनियस समीकरण फिर से हम लोग ला लिए। तो इस समीकरण को आप इसी रूप में याद रखिए। इसमें कौन क्या है इसका पोस्टमार्टम हम लोग कर चुके हैं। कौन क्या है वो हम लोग खूब अच्छा से समझ चुके हैं। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। मिनट हुआ। अब इसी पर हम लोग मैथमेटिक्स लगा के इसी का रूप बदल सकते हैं। आर्हेनियस समीकरण जो अभी हम लोग पढ़े हैं उसका यूज हम लोग उस रूप में नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसमें एक्सपोनेंशियल वगैरह सब है। स्मॉल ई उसको एक्सपोनेंशियल पढ़ा जाता है। आज जिस समीकरण में एक्सपोनेंशियल सब रहता है उसका हम लोग इस्तेमाल ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, मतलब उसका रूप बदलना पड़ेगा। मैथमेटिक्स लगा के उस समीकरण का रूप देखिए हम लोग बदलते हैं। आर्हेनियस समीकरण आप लोगों को अब याद हो गया होगा, के बराबर AE⁻⁻ इस समीकरण पर मैथमेटिक्स लगाइए, इसका रूप बदल जाएगा। लिखते हैं यहाँ दोनों तरफ ln लेने पर, दोनों तरफ ln लेने पर ln बताए थे, आप लोग परिचित होंगे, बताए थे 10+1 में। याद कीजिए 2 चैप्टर पढ़े थे। एक चैप्टर का नाम था आयनिक साम्यावस्था, एक चैप्टर पढ़े थे रासायनिक साम्यावस्था। उसमें लॉग, एंटी लॉग, ln वगैरह सब का हम लोग उपयोग किए हैं, वही वाला ln है। तो दोनों तरफ ln लीजिए, तो ऐसा हो जाएगा ln के बराबर, इधर भी लेना पड़ेगा ln AE⁻⁻ आ बट्टा में RT। दोनों तरफ हम लोग ln लिए। तो दोनों तरफ ln लीजिएगा, तो इसको मान लेते हैं x। आइए पूरा तो एक ही है, इसको मान लीजिए y। तो ln x गुना y के रूप में है, तो फार्मूला होता है ln x इंटू वाई। अगर ऐसा हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ln x आ प्लस ln y, ऐसे लिखा जा सकता है। तो आप उसको भी वैसे लिख सकते हैं। इधर तो यही रहेगा ln के बराबर, इधर होगा ln a आजोर ln E⁻⁻ ध्यान रहे, इस पूरा को हम लोग y माने, ये y है और ये x है, तो इस फार्मूला के रूप में उसको लिखें। ये हो जाएगा ln के बराबर ln a आ प्लस, देखिए तो इसको मान लीजिए x, स्मॉल ई को मान लीजिए x। आइए जो पावर है उसको मान लेते हैं n, स्मॉल n। तो ऐसा फार्मूला एक ठो और याद रखना होगा, ln x⁴n, वैसे याद होगा, लिखे थे +1 में। तो ये पावर पहले आ जाता है n ln x, ऐसा हो जाता है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि ये वाला जो पावर है वो पहले आ जाता है। तो पावर पहले आ जाएगा, तो पावर देखिए तो -EA आ बट्टा में RT, आ ln उसके बाद आएगा, उसके बाद x जिसको माने हैं वो आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। समझ रहे होंगे आप लोग। और आगे बढ़ाते हैं ln के बराबर ln a, देखिए तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -EA बट्टा RT आ इंटू ln, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। और इसमें एक बात आपको याद रखना है कि ln का बेस अगर e हो या चाहे log का बेस अगर 10 हो तो इसका मान होता है 1।
शायद आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे। वैसे हम +1 में भी इसका यूज किए। नहीं भी आप पढ़े हैं तो याद रखिए कि ln का बेस e रहता है, या चाहे log का बेस अगर 10 रहता है तो उसका मान 1 होता है। तो इसका मतलब इसे ln e को हम लोग 1 लिख सकते हैं। सोचिए 1 से अगर इसको गुना भी कीजिएगा तो यही रह जाएगा। तो इसको पहले थोड़ा लिख लीजिए, इसका ज़रूरत है हमको। लिखेंगे ln के बराबर, ये तो 1 हो गया, 1 से इसको गुना कीजिएगा यही रह जाएगा। इसको पहले लिखिए, इसको बाद में लिखिए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? पहले बाद से तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। -EA बटा में RT आइए प्लस ln, ऐसा हो जाएगा। देखिए हम लोग ln लगा के आर्हेनियस के समीकरण को बदल चुके हैं, लेकिन दुर्भाग्य से जिस समीकरण में ln रहता है उसका भी हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। ज़्यादातर ln वाले समीकरण का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं, तो इसको भी बदलना पड़ेगा। तो ln को log में लाना होगा। वो आप लोग जानते हैं, ln को log में बदलने के लिए 2.303 से गुना करना पड़ता है। अगर इसको 2.303 से गुना कर दीजिएगा तो ln बदल जाएगा log में। तो जहाँ जहाँ ln है वहाँ 2.303 से गुना कीजिए। ठीक, जगह है नहीं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए यहाँ तक। ठीक, नोट कर लिए हूँ। टू 2.303 से गुना कीजिए। 2.303 गुना किए तब ln नहीं लिखेंगे, log लिखना होगा। log के बराबर है, बराबर दीजिए, ये तो ऐसे ही रहेगा -EA बटा में RT प्लस ln ln है, log में बदलेंगे 2.303 इंटू log, ऐसा हो जाएगा। कुछ नहीं किए, जहाँ जहाँ ln था वहाँ 2.303 से गुना किए, वो log में बदल गए। अब इस 2.303 को उधर ले जाइए तो दोनों का बट्टा हो जाए। इधर गुना में है, उधर जाएगा भाग होगा, दोनों का भाग हो जाएगा। तो इधर क्या बच जाएगा, log के बराबर इसका बट्टा ये होगा 2.303, तो -EA बट्टा 2.303 RT प्लस इसका भी बट्टा होगा 2.303। तो ऊपर नीचे सेम है, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बच जाएगा आपको log A, यही हो जाएगा। तो देखिए एक समीकरण हम लोग बना लिए, इसी को ऐसे लिखिए, log के बराबर -EA बट्टा 2.303 R। इसको देखिए तो t जो नीचे है इसको गुना दे के लिख सकते हैं 1/t। हाँ, दोनों एक ही चीज़ हुआ, गुना कीजिएगा तो यही रह जाएगा 1/t। इधर जैसे है वैसे ही रहने दीजिए इंटू log। बड़ी काम का समीकरण है ये। आर्हेनियस के समीकरण को हम लोग इस रूप में खूब उपयोग करते हैं। तो log के बराबर हुआ -EA बटा 2.303 R इंटू 1/t प्लस log A। तो इस समीकरण को आपको याद भी रखना होगा, बहुत सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस पर बनेगा। ठीक, हम लोग चाहें तो इस समीकरण का ग्राफ भी खींच सकते हैं। ग्राफ खींचना तो आप भी जानते हैं। देखिए तो ये y बराबर mx प्लस c टाइप का समीकरण है। मैथ में पढ़े होंगे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, बहुत सारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, उसमें से एक इक्वेशन इस टाइप का भी होता है, y बराबर mx प्लस c टाइप का इक्वेशन। तो उसी टाइप का ये है, y के जगह पर log k, m के जगह पर -EA बट्टा 2.303 R है, x के जगह पर 1/t है, c के जगह पर log a है। आपको बताए थे कि ये जो समीकरण है इसमें c को पढ़ा जाता है इंटरसेप्ट।
ये जो m है इसको स्लोप पढ़ा जाता है, हिंदी में ढाल होता है। तो इस टाइप के समीकरण का जो ग्राफ होगा वही ग्राफ इसका भी होगा, क्योंकि ये जो समीकरण आया है ये इसी टाइप का समीकरण है। तब हम लोग ग्राफ खींचते तो ऐसा होता, y अक्ष लेते, x अक्ष लेते, y अक्ष पर रखते log के, x अक्ष पर रखना पड़ता 1/t, मतलब log के और 1/t के बीच ग्राफ खींच रहे हैं। ये तो ओरिजिन होगा। इस टाइप के समीकरण में इंटरसेप्ट को हमेशा y अक्ष पर दिखाया जाता है। तो समीकरण में जो भी इंटरसेप्ट है उसको y अक्ष पर दिखाना होगा। तो मान लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक इंटरसेप्ट का मान है। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक इंटरसेप्ट जो मान है वो रख दीजिए, log a है, log a इंटरसेप्ट। अब आइए ढाल देखिए, तो m ढाल है तो m के जगह पर ये है। बताइए ढाल धनात्मक है कि ऋणात्मक? ऋणात्मक है, माइनस लगा हुआ है। और आप पढ़े होंगे ढाल अगर ऋणात्मक रहता है तो ग्राफ नीचे की ओर आता है, अगर ढाल धनात्मक होता तो यहाँ से ग्राफ शुरू होकर ऊपर की ओर जाता। चूँकि ढाल ऋणात्मक है तो ग्राफ यहाँ से नीचे की ओर स्ट्रेट लाइन पास करेगा, तो यही ग्राफ हो जाएगा। ग्राफ x अक्ष के साथ जो कोण बनाता है उसी को स्लोप कहा जाता है, जिसको हिंदी में आप लोग ढाल कहते हैं। इसी स्लोप को आप चाहे तो tan थीटा भी लिख सकते हैं। इसी को स्मॉल m से भी सूचित किया जाता है, सब एक ही चीज़ है। तो इस समीकरण में अगर आपसे कोई पूछे स्लोप बताइए कितना है, तो देखिए m के जगह पर जो होगा वही स्लोप हो जाएगा। तो इस समीकरण का स्लोप होगा -EA बटा 2.303R। तो स्लोप यही हो जाएगा। एक बार बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से पूछा था, ये समीकरण देख के पूछा था इसका स्लोप कितना होगा। एक विकल्प में यही दिया हुआ था -EA बटा 2.303R, और सब गलत दिया था, कहीं प्लस कर दिया था, कहीं R को ऊपर दिखाया था। तो आपको याद रखना होगा इस टाइप का समीकरण होगा तो उसका स्लोप वही होगा। तो ये समीकरण देख के log के और 1/t के बीच अगर कोई कहेगा ग्राफ खींचने के लिए तो ग्राफ हम लोग ऐसे ही खींचेंगे, नोट कर लीजिए। ठीक, थोड़ा सा और देख लीजिए, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसमें जो हम लिखे हैं ये, तो आप चाहें तो यहाँ से सक्रियण ऊर्जा का मान भी निकाल सकते थे। देखिए तो आप क्या लिखे थे, स्लोप, इस समीकरण का स्लोप हम लोग लिखे थे -EA बटा 2.303R। दायां बायां तो हम लोग कर ही सकते हैं। 2.303R देखिए इधर नीचे है, इधर लाएंगे गुना हो जाएगा। माइनस है तो माइनस से दोनों तरफ गुना करते, इधर माइनस रह जाता है, इधर EA रह जाता है। तो तब तो ऐसा हो जाएगा EA बराबर, इधर माइनस के साथ लिखते -2.303R इंटू स्लोप। मेरे कहने का मतलब है कि अगर इस समीकरण का ढाल आपको दे दे तो उसको इतना से गुना कीजिएगा तो सक्रियण ऊर्जा पता हो जाएगा। देखिए सक्रियण ऊर्जा हम लोग ऐसे भी पता कर सकते हैं, अगर समीकरण का स्लोप दिया हो तो उसको -2.303R से गुना कर दीजिएगा तो आपको सक्रियण ऊर्जा का मान पता हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक, अब इस समीकरण पर सोचिए तो, अभी तुरंत हम लोग पढ़े थे। समीकरण ऐसा लिखे थे, log k बराबर
माइनस EA/2.303 R इंटू 1/T प्लस लॉग। बड़ी काम का चीज़ है, अभी तुरंत हम लोग इस समीकरण को पढ़े। इसमें देखिए तो K है दर नियतांक और ये जो T है ये है अभिक्रिया का तापमान। यहाँ माइनस साइन लगा हुआ है, तो माइनस को प्लस करना है तो T को ऊपर ले जाना होगा और ऊपर वाले के साथ इसका सीधा समानुपाती का संबंध होगा, मतलब लॉग के सीधा समानुपाती होगा T के। मेरे कहने का मतलब अगर ताप बढ़ा दिया जाए तो अभिक्रिया का दर नियतांक बढ़ जाएगा। ताप बढ़ाने से अभिक्रिया का दर नियतांक बढ़ता है। अब सोचिए दर नियतांक का अधिकतम मान कितना हो सकता है। तो देखिए T नीचे, अगर ताप बढ़ाइएगा तो ताप बढ़ाइएगा 1 में, बढ़ा हुआ ताप से भाग दीजिएगा, मान कम आएगा। उसको इससे गुना कीजिएगा, माइनस में कुछ आएगा। आइए देखिए प्लस में, मतलब लॉग A में से कुछ घटा रहे हैं तब लॉग K का मान आ रहा है। नहीं, एक बार और, T का मान आप कुछ भी रखिए, T का मान कुछ भी रखिएगा तो ये वाला पूरा मान तो माइनस में ही रहेगा। आइए प्लस में, मतलब लॉग A में से कुछ घटा रहे हैं तो लॉग K का मान पता हो रहा है। इसका मतलब एक बात दिमाग में आ रहा होगा कि लॉग K का अधिकतम मान लॉग A के बराबर होना चाहिए। तो देखिए वो होता है इन्फिनिटी टेम्परेचर पर, अनंत ताप पर। अगर ताप अनंत कर दिया जाए, ताप जानते हैं 1 में अगर इन्फिनिटी से भाग दिया जाता है तो वो 0 हो जाता है। आज 0 हो जाएगा तो 0 से किसी भी चीज़ को गुना कीजिएगा वो 0 हो जाएगा। तो तब इधर लॉग K इधर क्या बच जाएगा, लॉग A। तो वो भी हम लिख देते हैं, यदि T बराबर अनंत हो, T बराबर इन्फिनिटी हो तो तब तो ऐसा हो जाएगा लॉग K बराबर हो जाएगा लॉग A। लॉग दोनों तरफ से आप हटा भी सकते हैं, तो ये हो जाएगा K बराबर A। ये भी ऑब्जेक्टिव बना सकता है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा भी यहाँ से भी वो उठा सकता है। कहेगा दर नियतांक का अधिकतम मान कितना होता है, आर्हेनियस नियतांक के मान के बराबर होता है कितना ताप पर। तो देखिए हम लोग ताप जब इन्फिनिटी माने हैं तब K का मान कैपिटल A के मान के बराबर हुआ है। तो आपको याद रखना होगा कि अनंत ताप पर अभिक्रिया का दर नियतांक अधिकतम होता है और इसका मान आर्हेनियस नियतांक के मान के बराबर होता है। एक बार और, अनंत ताप पर अभिक्रिया के दर नियतांक का मान अधिकतम होता है और इसका मान आर्हेनियस नियतांक के मान के बराबर होता है। तो नीचे एरो देख के लिखना होगा, अनंत ताप पर अनंत ताप पर अभिक्रिया का दर नियतांक अधिकतम होता है और यह आर्हेनियस नियतांक आर्हेनियस नियतांक के बराबर होता है। तो देखिए अब कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकता है, इसलिए थॉरो पर कमांड करना चाहिए। क्वेश्चन तो बहुत सारा बन सकता है, प्रत्येक लाइन को क्वेश्चन में कन्वर्ट कर सकता है। देखिए एक लाइन में यहाँ 3 क्वेश्चन छुपा हुआ है। कहेगा किस ताप पर अभिक्रिया का दर नियतांक अधिकतम होता है, तो आंसर क्या होगा, अनंत ताप पर। या चाहे आपसे पूछेगा कि अनंत ताप पर अभिक्रिया का दर नियतांक किसके मान के बराबर होता है, तो आप कहिएगा आर्हेनियस नियतांक के मान के बराबर होता है। मतलब प्रत्येक लाइन से क्वेश्चन वो बना सकता है, आपको याद रखना होगा, नोट कर लीजिए।
वहाँ जगह नहीं था, थोड़ा सा यहाँ हम लिख दिए। अर्हनीयस नियतांक के बराबर होता है। तो इतना आज रहने दीजिए, और अगले क्लास में हम लोग यहाँ से फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। और भी बहुत सारा बात करना है, समीकरण जो बनाए हैं बहुत सारा क्वेश्चन इस पर हम लोग बनाएंगे। तो आप डेली जो भी बताया जाता है ज़रूर उसको लिखिए कॉपी में, और उसको पढ़ने से पहले, मतलब अगला क्लास पढ़ने से पहले उसको एक बार रिवीजन ज़रूर कीजिए, तब और अच्छा से आपको समझ में आएगा। और आप लोग तो मेहनती स्टूडेंट हैं, हम जानते हैं बिहार में जितना भी स्टूडेंट है उसमें 90% स्टूडेंट मेहनती होता है। अलग बात है कि बहुत ज़्यादा वो ऊपर तक नहीं उठ पाता है, लेकिन मेहनत के मामले में बिहारी स्टूडेंट से अधिक और कोई नहीं होता है। तो आप लोग मेहनती हैं। अगला लेक्चर पढ़ने से पहले जस्ट उसके पीछे वाला लेक्चर एक बार ज़रूर रिवीजन कीजिए, ताकि वो आसानी से आप समझ पाएँ। और ज़्यादा आप जो है बहुत सारे स्टूडेंट का आदत था, कई गार्जियन कंप्लेन वगैरह सब करते थे कि घर में सर खाता नहीं है, रुस जाता है, वो खाना नहीं खाएगा। तो अभी अगर आप उस टाइप का हरकत करते हैं तो घर के लोगों पर और ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। तो अभी जो संकट का समय है, इसमें आप लोगों को हम कहेंगे कि आप लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आपका भी दायित्व है पूरे परिवार को खुश करके रखना है, क्योंकि अभी कोई घर से बाहर नहीं जा रहे हैं। खुश करके रखना है, किसी भी तरीके का एक्स्ट्रा बर्डन उस पर नहीं आने देना है, ये आपका भी कर्तव्य है। अपने मम्मी पापा का ख्याल रखें, पूरे परिवार का ख्याल रखें, और अगले क्लास में हम लोग फिर इसको आगे बढ़ाएं। थैंक्स।